हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बलूनी डिजिटल। हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमने लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट किया था, G0 फेज के बारे में समझा था और सेल साइकिल समझी थी कि किस तरीके से सेल साइकिल होती है और सेल अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो आज इसका जो लॉन्गेस्ट फेज होता है हमारा इंटरफेज, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरफेज जो आपका होता है ये सेल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब सेल साइकिल में सबसे ज्यादा टाइम जो है इंटरफेज में ही लगता है। यहीं पे आपकी सेल को ग्रोथ करनी है, सेल के ढेर सारे एंजाइम्स यहीं पे बनने हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं होना है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनका डुप्लीकेशन यहीं होना है। तो इंटरफेज के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले जो आपका इंटरफेज होता है इसको हम बोल सकते हैं फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। क्या मतलब है इस लाइन का? ये एम फेज था आपका, इंटरफेज हुआ वन टाइम एंड फिर से एम फेज आ गया, तो हम बोल सकते हैं दो लगातार आने वाले एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसको क्या कह देते हैं? हम इंटरफेज कह देते हैं। या फिर हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन की प्रिपरेशन चलनी है तो बोल देंगे प्रीपरेटरी फेज। मतलब यहां पर सारी की सारी क्या चलनी है? प्रिपरेशन चलनी है, फॉरवर्ड डिवीजन। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो क्या है कि सेल को हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। थर्ड पॉइंट अगर हम समझें तो इसमें जो आपका सेल होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि इसके अंदर जो डीएनए है उसमें ट्रांसक्रिप्शन चालू है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाया जा रहा है और आरएनए में ट्रांसलेशन आपका कंटिन्यू है और उससे क्या बनाई जा रही है? प्रोटीन बनाई जा रही है। मतलब सेल अपना काम कर रहा है। तो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रिपेयर कर रहा है, ये प्रिपेयर्स द मटीरियल्स फॉर डिवीजन। भाई यही कह सकते हैं, जो भी ये प्रिपेयर कर रहा है वो सब यूज होना है आपके डिवीजन में। प्रीवियसली इसको क्या बोला जाता था? नोन एज, इसे बोला जाता था रेस्टिंग फेज। और कभी कभार हम आम बोलचाल की भाषा में नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो बोल देते हैं कि रेस्टिंग फेज है, सेल इस टाइम रेस्ट कर रहा होता है, जो कि क्या है? एक गलत तरीका है इसको बताने का। इस पे बोल देते हैं कि इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलना एक तरीके का मिसनॉमर है। मिसनॉमर मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसको आप गलत जगह यूज कर रहे हो। एक हिसाब से बोल सकते हैं कि इसका क्या है, यहां पर, इसका यहां पर रॉन्ग मीनिंग है, यहां पर इसका रॉन्ग मीनिंग है। ठीक। दूसरा, ये लॉन्गेस्ट जो आपका इंटरफेज है, ये लॉन्गेस्ट फेज है आपका, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। टोटल सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। कितना है? 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन। टोटल सेल साइकिल का लगभग ये 95% होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरफेज के। अब इंटरफेज को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमने उनको क्या किया है? सब फेजेस में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला है आपका G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। तो इन तीनों को मिला करके हम इंटरफेज बोल देते हैं। मतलब अगर इस डायग्राम में हम इसको मार्क करें तो इंटरफेज देखो यहां तक को बोल दिया हमने आई फेज। इंटरफेज को हम क्या बोल देते हैं? आई फेज भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तीन सब फेजेस में डिवाइड होता है। G1 फेज कल समझाया था, गैप 1 फेज, फिर है आपका S फेज एंड फिर है आपका गैप 2 या फिर ग्रोथ 2 फेज। तो इसके बाद हम एक एक करके समझते हैं G1 फेज, S फेज और तो G2 फेज को। जो आपका G1 फेज होता है, सबसे पहले इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका नाम है गैप 1 फेज या फिर बोल देते हैं ग्रोथ फेज।
इसे और क्या बोल सकते हैं, ये ठीक एस फेज से पहले होने वाला फेज है, तो इसको बोल देते हैं प्री, मतलब पहले, प्री रेप्लिकेशन फेज या फिर हम बोल सकते हैं कि एम फेज के बाद होने वाला फेज है, हाँ, तो इसको क्या बोल देंगे, पोस्ट माइटोटिक फेज, ये भी कह सकते हैं, यस, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले सेल का ग्रोथ होता है और सेल अपना मैक्सिमम ग्रोथ कर लेगी, जितनी मैक्सिमम हो सके सेल अपना उतना ग्रो कर लेता है, साइटोप्लाज्म में बढ़ता है। दूसरा, सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं, इन सब का फॉर्मेशन डन यहां पर हो जाता है, क्योंकि अब आगे जाके क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डबल होना है, वो सब G2 में होने वाला है, आपका सेंट्रियोल डबल होना है, वो आपके एस फेज में होना है, तो सेल ऑर्गेनेल्स का जो फॉर्मेशन है वो यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीटेड। दूसरा, यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, जो आपके प्रोटीन्स हैं एंड आरएनए हैं, इनका सिंथेसिस चलता ही रहता है। सिंथेसिस, क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा प्रोटीन एंड आरएनए कहां पर सिंथेसाइज हो रहा है, तो आपके जीवन फेज में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसलेशनली क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर सिंथेसिस होता है और चीजों का भी, सिंथेसिस ऑफ, देखो किस किस का सिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, भाई रिक्वायरमेंट है, एटीपी को ही हम क्या कह देते हैं, एटीपी जैसे और भी होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, इनका यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड्स का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स एंड अमाइनो एसिड का सिंथेसिस शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कंटेंट ऑफ डीएनए की, तो ये रहता है हमारा 2C। 2C का मतलब है कि अभी डीएनए ने रेप्लिकेशन नहीं किया और उसके सिस्टर क्रोमेटिड अभी नहीं बने हैं। दूसरा, अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें तो ये है अभी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब सेल क्या है, अभी 2N है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे जीवन फेज के, रिवाइज कर लेते हैं। गैप 1 फेज या ग्रोथ फेज जिसे हम बोलेंगे, प्री रेप्लिकेशन फेज आप बोल सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज आप बोल सकते हैं, सेल ग्रोथ यहाँ पर मैक्सिमम हो गई है, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ गया है, सेल ऑर्गेनेलीज लगभग सारी बन चुकी हैं, ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसलेशनली एक्टिव है यहाँ पर सेल, तो प्रोटीन एंड आरएनए का सिंथेसिस पीक पर है। दूसरा, सिंथेसिस एटीपी का, न्यूक्लियोटाइड का और अमाइनो एसिड का यहाँ पर स्टार्ट रहता है। कंटेंट ऑफ डीएनए 2C है हमारा और प्लॉइडी है हमारी डिप्लॉइड। ये सी वैल्यू क्या होती है, ये आपको आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगी सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए होता है उसी के बराबर हमारा क्या होता है, सी होता है। मतलब n = 23 है तो c = भी क्या हो जाएगा, 23। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखेंगे। चलिए, आई होप आपको जीवन समझ में आया है। अब स्टार्ट करते हैं हम एस फेज। तो शुरू कर रहे हैं हम एस फेज। तो देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं वरना हमारी लाइंस चलो देखेंगे। तो जो हमारा एस फेज है, देखो जो हमारा एस फेज है, इस एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और यहाँ पे किसका सिंथेसिस होना है, डीएनए का। तो सबसे पहले इसको हम बोल देते हैं सिंथेसिस फेज। दूसरा, यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके लिए बहुत सारे नाम हम यूज कर सकते हैं, जैसा कि कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर बोलेंगे डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं जो आपका डीएनए है वो क्या हो रहा है, आपका डबल हो रहा है,
ये हो गया डीएनए डुप्लीकेशन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस ये वर्ड भी आ सकता है। ये सारे एक ही नाम है, क्वेश्चन में आपको अलग अलग टर्म्स में आपको पूछ सकता है। ठीक है, अभी बात करें कि न्यूक्लियस में क्या हो रहा है। इन न्यूक्लियस में तो यही चल रहा है कि जो आपका डीएनए है उसका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है आपके न्यूक्लियस में। लेकिन जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिल रहा है, देखो ओनली एनिमल सेल की हम बात करें तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो बना होता है टू सेंट्रोमियर से। तो वो हम जो बात कर रहे हैं अभी वो ओनली कर रहे हैं एनिमल सेल के बारे में। तो साइटोप्लाज्म में अगर इन एनिमल सेल क्या हो रहा है, सेंट्रियोल या फिर बोल सकते हैं सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन हो रहा है। डुप्लीकेशन ये तो हो रहा है आपकी एनिमल सेल में। दूसरा साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, हमें पता है साइटोप्लाज्म में हमें देखने को मिलती है हिस्टोन प्रोटीन्स। तो साइटोप्लाज्म में एक और चीज हो रही है, एक तो हो गया आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, दूसरा हो रहा है आपका हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन या हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस चल रहा है। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन ज़रूरी है, वो अभी डीएनए को क्या करेगी, खुद पर रैप करेगी और न्यूक्लियोसोम्स को बनाने हैं। इसमें अगर हम कंटेंट ऑफ डीएनए की बात करें कि डीएनए का कंटेंट कितना है हमारे एस फेज में, तो यहाँ आपका कितना था 2C था। डीएनए ने रेप्लिकेशन कर लिया तो डीएनए क्या हो गया, लगभग डबल हो गया है। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारा 4C हो जाएगा। बट जो आपकी प्लॉइडी है वो क्या रहेगी, अभी डिप्लॉइड ही रहेगी। वो आपकी डिप्लॉइड ही रहेगी, 2N ही रहेगी। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। देखो माना आपका ये सेंट्रोमियर है और ये आपका क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, ये आपका क्रोमोसोम है। इस टाइम जो आप सामने देख रहे हो इनको मैं 2 क्रोमोसोम बोल सकती हूँ। और अगर इन्होंने रेप्लिकेशन करके अपना सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया तो सेंट्रोमियर अभी भी सेम होने की वजह से ये भी 2 ही क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला, लेकिन डीएनए बल्की हो गया है। जो आपका डीएनए है वो डबल हो गया, इसलिए कह रहे हैं 4C एंड डिप्लॉइड। क्लियर है? तो ये है आपका सिंथेसिस फेज। अब हम समझते हैं G2 फेज। अब G2 फेज S फेज के बाद हो रहा है। यहां हमने लिखा था प्री रेप्लिकेशन फेज, मतलब रेप्लिकेशन होने से पहले वाला फेज। वहां क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं पोस्ट रेप्लिकेशन फेज या फिर पोस्ट सिंथेसिस फेज। पोस्ट सिंथेसिस फेज G2 का क्या मतलब हो जाएगा आपका, गैप 2 या फिर ग्रोथ 2 फेज। अब ध्यान देंगे यहां पे क्या हुआ था बच्चों। सबसे पहले जो G1 होता है ये आपका लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो एक और पॉइंट इसका, ये हमारा लॉन्गेस्ट सब फेज बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ सेल साइकिल। और क्या होता है, ये इंटरफेज में जो G1, S और G2 है उनमें से भी ये सबसे लॉन्ग होता है। तो ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ आई फेज भी हम बोल सकते हैं। पूरी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज है, पूरी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट सब फेज G1 फेज है, पूरे इंटरफेज का लॉन्गेस्ट सब फेज G1 फेज है। ये अपने दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? तो आपका G1 में जो हमने पढ़ा था प्रोटीन्स एंड आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है S फेज में और वापस से उनको चालू कर दिया जाता है किसमें, G2 फेज में। तो हम लिख सकते हैं कि आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस रिज्यूम्स। ये वापस से क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। मतलब फिर से क्या चलने लगा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड
ट्रांसलेशन। किसका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन चल रहा होगा? वो प्रोटीन जो किसके लिए चाहिए? फॉर एम फेज, मतलब डिवीजन के लिए जो भी इसेंशियल एंजाइम्स या प्रोटीन है उनका सिंथेसिस होना शुरू हो गया है। दूसरा, G2 फेज में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जो आपकी ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है इसका सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। ये क्या करेगी? दिस विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, जब सेल एम फेज में जाएगा तो वहां पे जाके स्पिंडल फाइबर बनाएगी। इसमें सेल ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस क्योंकि साइटोप्लाज्म में बढ़ना है। और यहां पर हो जाता है बच्चों डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे कि कौन कौन सी हो जाएंगी ये? जैसे कि हो जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर जैसे हो जाती हैं आपकी गोल्जी बॉडी, या फिर हो जाएंगे आपके प्लांट सेल की मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट, है ना, या फिर हो जाएगा आपका ER। इस तरीके के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये क्या करने लगते हैं? डुप्लीकेशन कर लगते हैं G2 फेज। तो G2 फेज के भी सारे पॉइंट्स हमने डन कर लिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे M फेज ऑफ द सेल साइकिल, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में।